हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीनल एंड यू आर वाचिंग मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है हेरोड-डोमर मॉडल। हम इस वीडियो में करेंगे हेरोड मॉडल और डोमर मॉडल को हम करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो सबसे पहले जो है हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा हेरोड डोमर दोनों मॉडल्स का, और उसके बाद हम करेंगे हेरोड मॉडल। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ज़रूर। नेट के एग्जाम में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं हेरोड-डोमर मॉडल से। यूपीएससी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, एसएसबी में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीएचडी एंट्रेंस और यहाँ तक कि यूजी पीजी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बिल्कुल एक भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस मॉडल को समझने से पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं? तो अगर किसी कंट्री के रियल आउटपुट में जो है एक इंक्रीज होता है, यानी कि रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होता है पर कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। या एकदम इजी इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लिखेंगे पेन। तो इकोनॉमिक, एक मिनट ये डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम इजी लैंग्वेज में कहूँ, डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है। इनकम में चेंज होने से, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से वापस जो इनकम में चेंज होता है, हमारे जो पर कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज के रियल आउटपुट में जो चेंज होता है वही होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। 2 अलग-अलग कंसेप्ट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं ऊपर आई बटन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या 1930 के बाद, केन्शियन इकोनॉमिक्स के बाद, तो एक अलग ही तरह के क्वेश्चन जो हैं वो दिमाग में थे। सभी के 2 तरह के, एक तरफ तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, एक तरफ केन्शियन इकोनॉमिक्स था। तो उस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे हमारे हैरोल्ड, सर रॉय हैरोल्ड, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। वो इस बारे में स्टडी कर रहे थे। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े थे। जो कीन्स है, जेम्स कीन्स, वो उनके भी स्टूडेंट रहे। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद कुछ अलग तरह की सिचुएशंस आ गई। 1930 से 40s के बीच में उन्होंने अपनी स्टडी की। तो क्वेश्चन था एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है उसका जवाब उन्होंने देने की कोशिश की। हाउ कैन वी ग्रोथ, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमीज की स्टडी हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जापान की, या फिर हम बात करें यूएसए की, या फिर हम बात करें यूके की। सभी का ग्रोथ मॉडल जो है अलग अलग तरह का था। यूके की अगर मैं बात करूं, ब्रिटिशर्स की, तो वहाँ पे उनका जो ग्रोथ मॉडल था, जहाँ के हेरड थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू उन्होंने अपनी ग्रोथ की थी। कॉलोनीज थी, वहाँ से वो लोग सस्ते में या ऑलमोस्ट फ्री में उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू उनकी बहुत ग्रोथ हुई। लेकिन जब ये कॉलोनीज खत्म हो गई तो क्वेश्चन था कि अब हम कैसे ग्रो करें। जापान की जो इकोनॉमी थी उसका ग्रोथ का पैटर्न अगर मैं कहूँ तो इमिटेशन पे बेस्ड था। उन्होंने देखा दूसरे लोगों ने क्या किया और उसको इमिटेट करके उन्होंने ग्रो करने की कोशिश की, तो इस तरह से उनकी ग्रोथ हुई। अगर मैं यूएसए की बात करूं, या यूएसए की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जो है उन्होंने सभी जगह से जो टैलेंट है अपनी कंट्री में उसको प्रमोट किया। हर एक कंट्री का जो टैलेंट है, ब्रेन जो है, उसको यूज किया और अपने आप को ग्रो किया। तो हर एक कंट्री के पास ये क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, हाउ कैन वी ग्रो। सभी के अलग अलग पैटर्न है, हम किसको फॉलो कर सकते हैं। अधिकतर अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखती है कि उन्होंने कैसे ग्रो किया और फिर उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करती है। तो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ग्रो, हाउ मच इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ को पाने के लिए हमको कितने इनपुट्स चाहिएंगे, व्हाट टू डू टू मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, विच सक्सेस स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड वी फॉलो, हमको कौन सी सक्सेस स्टोरी अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फॉलो करनी चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड, सभी की कंट्रीज की जो सिचुएशन है अलग अलग होती है, तो डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सा पैटर्न जो है वो सुटेबल रहेगा। तो ये ही जो इतने सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैरोल्ड डॉमर ने उनका आंसर देने की कोशिश की। अब देखिए हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड अलग थे, वो यूके में रहते थे, डोमर यूएसए में रहते थे, ठीक है, अमेरिका में रहते थे। दोनों ने अलग अलग काम किया, बिना मिले बिना बात किए। उस वक्त इतना कम्युनिकेशन का मीडियम भी नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाती, लेकिन अलग अलग बात कर, अलग अलग काम करते हुए अलग अलग तरह की उन्होंने जो है एम्पिरिकल एग्जांपल्स लिए, और एक ही जो है उनका रिजल्ट निकल के आया, एक ही ऑब्जेक्टिव पे उन्होंने वर्क किया। और जब देखा गया दोनों का एक ही तरह का रिजल्ट है, तो फिर तब से ये कहा जाने लगा हैरोल्ड डोमर मॉडल, क्योंकि वो एक ही तरह का था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, विच इज हैरोल्ड मॉडल इज अमेरिकन वर्जन ऑफ डोमर मॉडल और इट इज यूके वर्जन ऑफ डोमर मॉडल, इस तरह का एक क्वेश्चन भी आया। तो पता होना चाहिए कि हैरोल्ड जो है हमारे यूके के थे और डोमर जो है यूएसए के थे। तो डोमर वाला जो मॉडल है वो अमेरिकन वर्जन है, और हैरोल्ड का जो मॉडल है वो यूके का वर्जन है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या क्या उनकी जो थी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनके मॉडल की, सबसे पहले जो है इनका जो कंसेप्ट था वो एक डायनामिक कंसेप्ट था, ठीक है। हैरोल्ड ने फर्स्ट जो है ग्रोथ के लिए डायनामिक कंसेप्ट की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1930 से 1940s के बीच में उन्होंने काम किया और ये जानने की कोशिश की, या उनका जो मेन एम्फेसिस था वो इस बात पे था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन डिटरमाइन द ग्रोथ, ठीक है। एनालाइज डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, और क्वांटिटीज की जगह जो है उस क्वांटिटीज की जगह उन्होंने डिटरमाइनिंग फैक्टर्स की तरफ ध्यान दिया, और साथ ही साथ कि उन फैक्टर्स से हम किस तरह से इक्विलिब्रियम ग्रोथ को जो है पा सकते हैं। उसके बाद अब तो देखिए हैरोल्ड का जो है पब्लिश हुई उसकी थ्योरी 1948 में पब्लिश हुई बुक थी टुवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स, और जो हमारे डोमर हैं उनकी 1957 में पब्लिश हुई कहाँ पे, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन न्यूयॉर्क। ये जो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन न्यूयॉर्क, ये थे अमेरिका के। तो ये दोनों अलग अलग पब्लिश हुई, थोड़ा सा ही डिफरेंस था। मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही था कि हम किस तरह से, देखिए ग्रोथ के दो पैटर्न हो सकते हैं, एक तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, अब जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, और एक ये हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको ये वाला ग्रोथ का पैटर्न जो है वो अचीव करना है, और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जिसको कि हम कहेंगे स्टेडी स्टेट ग्रोथ, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट ग्रोथ। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, दोनों का ये एक ही ऑब्जेक्टिव था, और दोनों ने एक ही तरह के जो रिजल्ट है दोनों को मिले थे। अब हम थोड़ा सा हैरोल्ड मॉडल की बात करेंगे, उसके लिए एजम्पशंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप वीडियो पॉज करके फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल है ये केंशियन इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है या क्लासिकल इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है, आपका क्या कहना है इस बारे में, जल्दी से आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, हैरोल्ड जो है वो जिम कीन्स के जो है स्टूडेंट रहे हैं, 1948 में पब्लिश हुआ है। अ, तो आपको ये बताना है कि ये कीन्स की तरफ इंक्लाइंड थी इनकी थ्योरी, या क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरफ इनकी थ्योरी इंक्लाइंड थी। अब एजम्पशंस की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है, एजम्पशंस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले, इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है इकोनॉमी में, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, सब कुछ जो भी हो रहा है मार्केट की पावर्स के कारण हो रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है दैट मीन्स नो ट्रेड, नो ट्रेड मीन्स नो इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, ये मत समझ लेना कि कंट्री में भी ट्रेड नहीं हो रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो लैग इन एडजस्टमेंट ऑफ
सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लैग, लैग क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। लैग का मतलब ये है कि जैसे ही अगर किसी की इनकम बढ़ी, ठीक है, अगर किसी की इनकम बढ़ी तो अब जैसे मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस पेन का जैसे प्रोडक्शन कर रही हूँ, ओके। अब ये क्या है, ये राइटिंग पैड पे लिखने वाला पेन है। अचानक से कोविड आया और सब लोग जो है इसकी डिमांड ज्यादा करने लग गए, बिकॉज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, सभी को जरूरत थी। तो जैसे ही डिमांड ज्यादा हुई, प्रोडक्शन मैंने बढ़ा दिया। लेकिन वो प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो पेन है, पेन अगर जैसे मार्च 2020 में कोविड आया, ठीक है, उसके बाद एक आध महीना तो लोगों को इसमें एडजस्ट होने में लग गया कि अब क्या करें, फिर पता पड़ा ये इसकी पेन की डिमांड आ रही है, ठीक है। तो मार्च 2020 में कोविड आया, डिमांड आई, तो बहुत डिमांड आई। उसके बाद क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा हो गई और मार्केट में सप्लाई कम हो गई, रॉ मटेरियल मंगाया जाएगा और, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारा जो लॉट है उसमें और ज्यादा पेन का प्रोडक्शन होगा, और फिर वो मार्केट में आएगा, फिर डिमांड और सप्लाई उस हिसाब से एडजस्ट होंगी, और फिर जो रेट्स है वो भी उस हिसाब से एडजस्ट होंगी पेन की। तो उसमें एक टाइम लगा, एक टाइम लैग है। तो ये उसी इस तरह से टाइम लैग की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में कोई टाइम लैग नहीं है, इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई टाइम लैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इनकम जो है मिली मंथ की डेट ऑफ वन को, और मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो मैं कर रही हूँ 30 तारीख को, तो ये टाइम लैग है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कहते हैं, हर कोई टाइम लैग नहीं होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और जो प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू आउटपुट रेशियो आर कांस्टेंट, ठीक है, ये सब कांस्टेंट रहते हैं। नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं होता। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल होते हैं, जो सेव किया जाता है वही सारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और कैपिटल जो है उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, सॉरी। तो ये जो सारी है ये एजम्पशंस हैं। अब थोड़ा सा कुछ इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सबसे पहले 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्रोनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में कि ये थ्योरीज हैं या इसकी सही क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बुक का नाम है वो भी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, ये बुक किसकी है, ये बुक किसकी है, इस तरह से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो भी आपकी जब भी इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, आप उसको एक पेपर पे लिख के और अपने रूम में जहाँ आप रहते हैं उसको एकदम वॉल पे लगा दीजिए, आते जाते उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। अब देखिए, इट शोज हाउ स्टडी ग्रोथ में अकर इन एन इकोनॉमी। हैरेट मॉडल क्या बताता है, हाउ स्टडी ग्रोथ में अकर इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में स्टडी ग्रोथ कैसे होगी। इफ द स्टडी ग्रोथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन disturbed is, if the steady growth is disturbed, then how different factors lead to divergence resulting in deflation and inflation। एक तो स्टडी ग्रोथ रेट कैसे मिल सकती है इकोनॉमी में, दूसरा अगर स्टडी ग्रोथ डिस्टर्ब होती है तो कैसे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन लाते हैं, यही बताती है हमारी हैरड की थ्योरी। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहला है हमारी एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ क्या है, जैसा कि अपने को नाम से पता पड़ रहा है, रियल रेट इंक्रीज इन द कंट्रीज जीडीपी पर ईयर। जो कंट्री है उसकी जीडीपी में जो रियल इंक्रीज होता है वही होती है हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट। वी फाइंड वेदर देयर इज ग्रोथ और नॉट, दिस रेट डिटरमाइंड बाय सेविंग इनकम रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। इससे हमको पता पड़ता है कि कंट्री में ग्रोथ हुई है नहीं हुई है। कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं, सेविंग इनकम रेशियो, सेविंग इनकम रेशियो से या फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो से। इट डिनोट्स द साइक्लिक फ्लक्चुएशंस इन ग्रोथ रेट, ठीक है, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को बताती है ये इस तरह से। एक्चुअल ग्रोथ रेट अक्सर यही होती है वैसे कंट्रीज की। स्टेडी स्टेट तो बहुत रेयर है, बल्कि नहीं है समझो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जी सी इज इक्वल्स टू एस। जी क्या है, जी है हमारी ग्रोथ रेट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ग्रोथ रेट इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, डेल्टा वाई अपॉन वाई, इनकम में चेंज होने से ये वापस इनकम में क्या चेंज हुआ, दैट इज ग्रोथ रेट। फिर एस क्या है, एस इज सेविंग इनकम रेशियो।
इनकम में से कितना हमने सेव किया, सेविंग इनकम रेशियो। अब जो ये जो जितनी भी सेविंग है ये क्या होता है, ये हमारी इन्वेस्ट कर ली जाती है, तो उस पर ग्रोथ रेट डिपेंड करती है। सी इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट इज डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई और आई अपॉन डेल्टा वाई। तो इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, या इनकम में चेंज होने से कैपिटल में कितना चेंज हुआ। तो सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये इन तीनों पे डिपेंड करती है, यानी कि ग्रोथ रेट इनटू कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारी सेविंग होगा, सेविंग इनकम, हमारा सेविंग इनकम रेशियो होगा। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एस क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, सॉरी थोड़ा सा इसको रख करेंगे। हम्म, तो देखिए जी, यहाँ से देखिए जी, जी क्या है हमारा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू सी क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट इज आई अपॉन वाई, आइदर वी कैन से आई अपॉन वाई और डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। ठीक है, एस अपॉन वाई सेविंग इनकम रेशियो। तो दैट मीन्स डेल्टा, यहाँ पे क्या आ गया, ये डेल्टा के से ये कैंसिल हो गया अपॉन वाई। तो हमारी एजम्पशन क्या थी, जितना भी सेविंग है उसको इन्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स चेंज इन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, चेंज इन कैपिटल, जो भी है इनकम उसमें से हमारा जो चेंज इन कैपिटल जितना सेविंग है, तो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल इज इक्वल्स टू सेविंग अपॉन वाई, क्योंकि जितना चेंज हुआ दैट मीन्स ये है हमारा इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, सेविंग, हमारी एजम्पशन में था। यहाँ पे अपन यहाँ पे हम आई अपॉन डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दो दो नोटेशन है, आई अपॉन डेल्टा वाई भी है और ये भी है। तो उस केस में यहाँ पे डेल्टा के की जगह आई आ जाएगा, तो दैट इज एस अपॉन वाई, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑल इक्वल टू सेविंग। तो ये था हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक और हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होती है, all resources are fully utilized। वारंटेड ग्रोथ रेट कब मिलती है, when all resources are fully utilized, all saving used in कैपिटल, जो पूरी की पूरी सेविंग है वो कैपिटल में यूज कर लेते हैं, फुल कैपेसिटी ग्रोथ और तो फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और तो पोटेंशियल ग्रोथ रेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर अलग अलग नाम से पूछा पूछा जाता है, वो सारे ही हमारा GWE है, वारंटेड ग्रोथ रेट भी है। अगर लिखा है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट और पोटेंशियल ग्रोथ रेट, सारे क्या है हमारे GWE है। और ये क्या होता है, कौन सी होती है, जब सारे के सारे रिसोर्सेज हम फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं, हमारी कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो दैट इज वारंटेड ग्रोथ रेट। अब ये किसके इक्वल होती है, GW इंटू सी आर इज टू एस। यहाँ पर सी आर क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक है, वहां पे अमाउंट ऑफ, अब देखिए इसमें उसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पे तो क्या था, कैपिटल आउटपुट रेशियो था, जितना इन्वेस्ट हुआ वो एक्चुअल, और यहाँ पे क्या है, जितना रिक्वायर्ड है कैपिटल फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सेविंग इनकम रेशियो, भी जो है पहले वाला सेविंग इनकम रेशियो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इफ इनकम राइजेस एट वारंटेड ग्रोथ रेट देन कैपिटल विल बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। अगर इनकम जो है हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट पे जो है इंक्रीज होती है, राइज करती है, तो क्या होगा, हमारे कंट्री में जो भी कैपिटल है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली यूटिलाइज होने का क्या मतलब है, हमारा जो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है वो हमारे एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो की इक्वल होगा। तो क्या होगा, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपनी सारी जो पूंजी है, सारी जो सेविंग है वो सारी की सारी इन्वेस्ट कर लेगी, और जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट की जो भी हमारी
सेविंग्स होगी वो सारी की सारी इन्वेस्ट कर लेंगी, वापस इनकम भी होगी तो वापस डिमांड भी हो जाएगी उतनी की उतनी। तो इस हिसाब से क्या होगा, फिर जो हमारा विशेष सर्कल है वो ब्रेक हो जाएगा एंड जो कंट्री है उसको एक स्टडी स्टेट ग्रोथ का रास्ता मिल जाएगा। नेशन नेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो। कौन सी रेट पे, यहाँ पे भी क्या है, जी जो है वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, एक्चुअल ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, वारंटेड ग्रोथ रेट विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, बिकॉज ये क्या होगा यहाँ पर सी आर इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा इसलिए। अब देखिए क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल हैं, तो दैट मीन्स क्या है, capital output ratio required for full employment is equals to capital actual capital output ratio। तो दैट मीन्स क्या है, इक्विलिब्रियम है, जितना रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल उतना ही कैपिटल आउटपुट रेशियो है। तो इसका क्या मतलब है, ये इक्विलिब्रियम है, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ नाइफ एज, छुरीधार संतुलन की अवस्था कहते हैं, नाइफ एज कहते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ नाइफ एज कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको छुरीदार संतुलन कहते हैं, थोड़ा सा भी इधर हुआ तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। अब क्या होगा, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है, इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू वारंटेड ग्रोथ रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट रेट से ज्यादा ग्रोथ है, तो दैट मीन्स क्या होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है रिक्वायर्ड आउटपुट रेशियो से कम होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितना चाहिए रेशियो, ये उससे कम होगा। ठीक है, उससे कम होगा यानी आउटपुट कम हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ग्रोथ ज्यादा है, मार्केट में जो है ज्यादा पैसा आ रहा है लेकिन उतना ज्यादा आउटपुट नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वल है, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट ऑफ नाइफ एज, छुरीधार संतुलन की अवस्था, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये उल्टा होगा, एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो वारंटेड जो रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है उससे कम होगा, तो उस स्टेज में क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन होगा। और अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि एक्सेस सप्लाई हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ तो कम है, तो दैट मीन्स इकोनॉमी में जो है डिप्रेशन आएगा या अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही सेविंग इंक्रीज हुई या इन्वेस्टमेंट, फिर उससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, उससे हायर कैपिटल स्टॉक बनता है, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना दैट मीन्स कैपिटल स्टॉक का भी बढ़ना, उससे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और उससे फिर इंक्रीज्ड सेविंग। तो ये चलता रहता है, एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ की जो है सिचुएशन आती है। इफ इनकम राइजेज एट वारंटेड रेट देन कैपिटल विल बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। GW is self sustaining growth of rate, सेल्फ सस्टेनिंग है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट है ये GW। ठीक है, अब जो है एक और हम देखते हैं नया कॉन्सेप्ट है नेचुरल ग्रोथ रेट। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीन ही तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो हमारा है एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक है हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट और एक है ये हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, इट इज अ ग्रोथ रेट एंड इकोनॉमी रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो चाहिए वो ग्रोथ रेट। अब GW में और इसमें क्या डिफरेंस है, GW कहता है हमको सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए जो चाहिए ये वो ग्रोथ रेट है। जी था हमारा एक्चुअल, डब्ल्यू है जब हमने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, एन है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ दैट अ नेशन कैन अचीव विद इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, दिस ग्रोथ रेट ऑप्टिमाइजेज वेलफेयर फॉर होल नेशन, सभी पूरे वेलफेयर के पूरे नेशन के लिए जो है वेलफेयर का काम करता है। अब यहाँ पे जो है GN से डिनोट करेंगे, CR जो रिक्वायर्ड है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो, अब ये S के बराबर
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एस के बराबर हो। जितनी सेविंग हो रही है उसमें से सिर्फ उतना ही पार्ट हम इन्वेस्ट करेंगे हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट के हिसाब से, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये एस के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अब यहाँ पे ये जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, ये हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था। इफ इकोनॉमी हैज़ टू प्रोग्रेस और मेंटेन द जीडब्ल्यू, देन इट्स इनकम हैज़ टू आल्सो इंक्रीज एट वारंटेड रेट। ठीक है, जीडब्ल्यू को मेंटेन करना है तो ये जो इनकम है वो भी वारंटेड रेट पे ही इंक्रीज होनी चाहिए। जिनको नहीं समझ में आया उनको बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जीडब्ल्यू क्या है, सारे अपन ने रिसोर्सेज लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, फुल मार्क्स आने चाहिए। 300 का पेपर है, ये 300 मार्क्स आए, ठीक है, दिस इज वारंटेड। नेचुरल, नेचुरल क्या है, नेचुरल मतलब जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको कितना चाहिए, जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको चाहिए सपोज 250, 250 मार्क्स चाहिए, तो दैट इज नेचुरल। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में हमारे कितने आते हैं, एक्चुअल में हमारे 180 आते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे रिसोर्सेज अगर आप इस्तेमाल करके पूरा आप करेंगे 300 मार्क्स तक आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर करने के लिए 250 चाहिए, सोचते हैं 250 तक आ जाएं, लेकिन आते कितने हैं, 180 आते हैं। तो ये हमारी एक्चुअल हो गई, ये हमारा नेचुरल हो गया और ये हमारा वारंटेड हो गया। और उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। देखिए फर्स्ट थी, ये तो थी हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट, ये थी हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट, और ये जो है ये थी हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट। तो जीएन जो है मे और मे नॉट जीडब्ल्यू हो सकता है, जीडब्ल्यू हो या नहीं हो। नेचुरल ग्रोथ रेट जो है जो कि हमें चाहिए होती है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, हो सकता है कि वो वारंटेड के बराबर हो सकता है कि वो वारंटेड के बराबर नहीं हो। अब अगर ये सिचुएशन है कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से कम है, ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से कम है, तो इस केस में क्या होगा, अगर जीएन जो जीडब्ल्यू से कम है तो क्या होगा, जो जी है वो भी जीडब्ल्यू से कम होगा, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो वारंटेड से अगर कम है, यानी कि हमको, तो उससे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिसेशन आएगा या डिफ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है। रिसेशन भी होगा, डिफ्लेशन भी होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। अगर जो है नेचुरल ग्रोथ रेट जीडब्ल्यू से ज्यादा है, इफ इट इज ग्रेटर देन जीडब्ल्यू, तो क्या होगा, जी भी जो है जीडब्ल्यू से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स इकोनॉमी में बूम होगा, इन्फ्लेशन होगा, और इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ, यहाँ पे लिख देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेगी। और अगर जो है जी एन इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, तो इस केस में क्या होगा, ये जी के भी इक्वल होगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट ग्रोथ विथ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ स्टेडी स्टेट ग्रोथ है, जो कि हर एक कंट्री का सपना होता है और जिसे हम कहते हैं नाइफ एज इक्विलिब्रियम, छुरीदार संतुलन। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा पूरा हो गया है हेरड मॉडल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आपको ये भी बताना है कि ये किस तरफ इंक्लाइंड है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरफ या केंशियन इकोनॉमिक्स की तरफ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे, जिसमें कि हम डोमर मॉडल को करेंगे। थैंक यू।